तो आओ भाइयों बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी प्रिंसिपल्स हैं जो इस चैप्टर में रह रही हैं और हमें क्या क्या और पढ़ना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बस वो लाइक का बटन दब जाना चाहिए यार, और वीडियो सबके साथ शेयर जरूर करा करो ताकि एक मोटिवेशन बना रहे कि हाँ सब लोगों तक वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच रही है और हमें इस एफर्ट का, इस मेहनत का कुछ ना कुछ बदले में मिल रहा है। तो दैट्स ऑल, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये 5 प्रिंसिपल्स और ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। स्टिल अगर आपकी बुक में कोई और प्रिंसिपल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको भी बहुत जल्दी कवर अप कर दूंगा। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं वो है मटेरियलिटी। तो गाइज लास्ट पार्ट में उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर, जो कि बोलता था कि सब कुछ डिस्क्लोज करो। उसी का एक एक्सेप्शन होता है मटेरियलिटी, उसका एक्सेप्शन, यानी कि ये उसके जस्ट अगेंस्ट है, ये उसको फॉलो नहीं करता। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, तो वहां आंसर मटेरियलिटी ही आएगा। तो मटेरियलिटी क्या बोल रहा है? इट इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर एंड एज पर दिस प्रिंसिपल्स आइटम्स बीइंग इररिलेवेंट। ये बोलता है कि अगर कुछ ऐसी आइटम है जो इररिलेवेंट है, मतलब छोटा मोटा कोई छोटी मोटी कोई आइटम है जो कि बहुत जरूरी नहीं है, नीड्स नॉट टू बी डिस्क्लोज। ये कहता है कि ज्यादा डिस्क्लोजर मत करो यार, क्यों अपने अकाउंट्स को ओवरबर्डन करते हो, सिर्फ वो चीजें दिखाओ जो मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूजर्स के लिए काम की है। अगर कोई इररिलेवेंट आइटम है तो उसको दिखाने की नीड नहीं है। जबकि फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता था कि सब कुछ दिखाओ, तो हुआ ना उसका एक्सेप्शन। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। दूसरा होता है गाइस प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, विच इज इन इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, काफी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है। तो जब आपके एग्जाम्स आ जाएंगे तो रिवाइज करोगे इन्हीं वीडियोस से, तो इसको अच्छे से कर लेना। क्या बोलता है? इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये होता है पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। अब चाहे प्रूडेंस के नाम से आए चाहे कंजर्वेटिज्म के नाम से आए, प्रूडेंस बोलता क्या है? प्रूडेंस बोलता है कि अगर कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस है, एंटिसिपेटेड का मतलब कि आपको लग रहा है कि हाँ फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, तो भाई उसके लिए अभी से पैसा जोड़ना शुरू कर दो। अकाउंटिंग टर्म में उसको हम बोलते हैं प्रोविजंस बनाना। जब मैं आगे आपको प्रोविजन रिजर्व पढ़ाऊंगा तब वहां हम बात करेंगे। अभी आम भाषा में ये बोलता है कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ नुकसान हो सकता है तो पैसा आज से जोड़ना शुरू कर दो, ताकि फ्यूचर में भाई वो दिल पे लगे ना बहुत ज्यादा, हमने पैसा ऑलरेडी जोड़ा हुआ हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कोई फायदा हो सकता है, खुश मत हो, क्या पता ना हो। तो हाँ, अगर लग रहा है नुकसान हो सकता है पैसा जोड़ लो, अगर लगता है कि फायदा हो सकता है तो जब होगा तब खुश होंगे, अभी नहीं होना। इसी को बोलते हैं हम द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। क्या लिखा है? ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर लो, वेयर एज ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। अगर लग रहा है कोई फायदा होगा तो अभी छोड़ो, जब होगा तब देखेंगे। अगला प्रिंसिपल आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? देखो, 2 वर्ड से बना है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री, कॉस्ट एक पर्टिकुलर चीज को लेने में जो खर्चा आता है, कॉस्ट। तो क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट, कोई भी एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में यानी अकाउंट्स में। कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए? एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। इसका मतलब ये है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपने कोई एसेट खरीदा, सपोज कोई लैंड खरीदा 10 लाख रुपीज का, तो उस लैंड को आप 10 लाख पे ही चलने दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आप उसकी वैल्यू चेंज मत करो। अब देखो, गोइंग कंसर्न यही बोलता है कि वो चलता रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए लैंड हमारे पास ही रहेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलता है कि ये जो कॉस्ट है जिस पे एक्वायर करा है इसी पे रहना दो। अब आप सोचो, क्या वो लैंड इतने में ही रहेगा? उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो सकती है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट भी हो सकती है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोल रहा है कि इसको कॉस्ट पे ही रखो, होगा जरूर, वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है बढ़ने दो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए फर्दर अकाउंटिंग हम करेंगे। बट जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें ये बोल रहा है कि ये कॉस्ट पे ही चलते रहना चाहिए। अब ये जो कॉस्ट है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, पुरानी कॉस्ट है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है। दिस कॉस्ट, ये जो कॉस्ट होती है ओरिजिनल कॉस्ट, बिकम्स द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। जो भी फर्दर इस पे अकाउंटिंग होगी वो हम इसी कॉस्ट पे करने वाले हैं। कि सपोज इसकी वैल्यू कम होती रहती है, कम होने को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो हम लोग इसकी वैल्यू में हल्का हल्का रिडक्शन करके दिखा सकते हैं, बट जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो यही रहने वाली है एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग नाम में दिख रहा है किसी ना किसी चीज को मैच करना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू। इसका मतलब कि आपने जो भी पैसा कमाया, आप कोई भी पैसा कमाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा जरूर आता है, तो आपने जो भी पैसा कमाया है उससे रिलेटेड जो भी खर्चा आया वो उसी पैसे में से काटो भाई।
तब पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना कमाया। अब सपोज मैंने 10,000 रुपीज कमाए, अब उसको कमाने में मुझे 7,000 रुपए का खर्चा भी आया है, तो उस 10,000 में से 7,000 हटाऊंगा तभी मैं अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आऊंगा कि मैं फायदे में हूं या नुकसान में हूं। तो ये क्या बोलता है कि ऑल द कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। उस खर्चे को उसी रेवेन्यू से चार्ज कर लेना चाहिए। जैसे कि सपोज आपने इंश्योरेंस के लिए 3 साल का प्रीमियम लिया, 3 साल का पेमेंट कर दिया। अब वो जो पेमेंट करा आपने 9,000 रुपीज करा, बेनिफिट आपको कितने साल का हो रहा है? 3 साल का। तो ये बोलता है कि आप हर साल 3-3 हजार चार्ज करो, ना कि एक ही साल में 9,000। अगर एक ही साल में 9,000 चार्ज कर दोगे तो वो गलत पॉलिसी है। मैचिंग क्या बोल रहा है? जिस साल का फायदा है उस साल में उसका खर्चा चार्ज होना चाहिए। तो फायदा जब 3 साल में है तो खर्चा भी कितने साल में चार्ज होना चाहिए? 3 साल में। बात समझे आप? यानी कि इस साल का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से इस साल का जो रेवेन्यू है, इस साल के रेवेन्यू में से सारे खर्चे इस साल के माइनस करो, तब आप एक्चुअल पोजीशन पे आओगे, नहीं तो आपकी अकाउंट सही पोजीशन नहीं दिखाएंगी। लास्ट होता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट तो बहुत बेसिक है। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है कि अकाउंट्स में हर चीज के कम से कम 2 इफेक्ट होंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। अगर एक डेबिट हुआ है तो एक क्रेडिट भी जरूर होगा। भाई अगर आपको घर से पॉकेट मनी मिली है, आपका फायदा है, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का वो एक्सपेंस भी है, खर्चा भी है कहीं ना कहीं। तो अगर एक का फायदा होता है तो दूसरे का कहीं ना कहीं नुकसान या खर्चा तो होता ही होता है। इसी सिस्टम पे जो अकाउंटिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। सिस्टम पे जो अकाउंटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में क्या चलता है कि हर चीज के कम से कम 2 इंपैक्ट तो होंगे ही होंगे, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है। तो गाइज ये प्रिंसिपल्स हमारे 5 प्रिंसिपल्स से जो बचे थे, मेरे अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपको नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए वो लाइक वाला बटन दबा देना यार, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग आते हो वीडियो देख के चले जाते हो और सब्सक्रिप्शन तो देते नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स अ लॉट।